हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपन ने जो नर जनन तंत्र है वो कंप्लीट कर लिया था और मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको एक नई अपडेट है, न्यू अपडेट है। वो अपडेट है कि नीट का जो सिलेबस था अपना वो चेंज हो चुका है। चेंज क्या हो चुका है कि कुछ टॉपिक हटे हैं। इनमें से जो टॉपिक हटे हैं ना, वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। जो पीडीएफ है वो कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा न्यू सिलेबस की। तो बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं हटा है। जो हटे हैं देखो, एक तो उसमें टेक्सोनोमी से पीछे वाला पार्ट हटा है जो कि बिल्कुल सिंपल है। लगभग 2 घंटे यानी 2 क्लासें की बात है। वो 2 क्लासों में आराम से याद होने वाला सिस्टम था वो। और उसके बाद में देखो, जो मानव जनन तंत्र है ये है समथिंग, और जो ज़्यादा कुछ हटा नहीं है इनमें से। और जो हटा है वो भी आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो हटा है ना वो भी मैं आपको सरसरी नज़र से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन बना दिया जाए तो फिर ये हो जाएगा कि अपने को पढ़ाया हुआ नहीं था। लेकिन जो हटा है ना उसमें से भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे एक अपने पास में ईयर और शायद आईज यानी आँख और कान दोनों हटे हैं, तो इनको भी देखेंगे अपन। थोड़ा थोड़ा इनमें भी सरसरी नज़रों से देखेंगे। पहले इनकी लगभग 20 घंटे की क्लास होती थी, तो मैं इनको कवर करूँगा 7-8 घंटे में। जो अपने पास में कान है और आँख की संरचना है इनको, लेकिन मैं करवाऊँगा सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कौन कौन से हटे हैं टॉपिक और सिलेबस अपना क्या है, वो सारे जो पीडीएफ है वो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँगा। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है आज, लगभग आज की अपडेट है। और कब तक आपके पास में क्लास आएगी तब आपको पता चलेगा। देखो, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन पढ़ चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं क्या, नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका कैसे बन रही थी, वो कैसे बन रही थी, शुक्राणु कैसे, स्पर्मेटोजोन जिसे बोल रहे थे अपन, स्पर्मेटोजोन कैसे बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे अंड जनन। क्या पढ़ेंगे, अंड जनन। अंड जनन, अंड जनन का मतलब क्या होता है, ये भी अगुणित होती है और अगुणित होती है यानी अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण, इसको देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, oogenesis, इसको अपन बोलते हैं oogenesis। इसकी अगर बात करें अंड जनन की, अंड जनन एक प्रकार की असतत प्रक्रिया है। असतत प्रक्रिया है। देखो कैसे सतत प्रक्रिया थी स्पर्मेटोजोन की, स्पर्म की निर्माण की, लेकिन यह असतत प्रक्रिया है। कैसे, मैंने आपको सेल डिवीजन में वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि अंड जनन है ना, अगर एक छोटी बच्ची है, कितने उसमें प्यूबर्टी के बाद में यानी किशोरावस्था के बाद में कितने उसमें ओवम निष्कासित होंगे, निष्कर्षित होंगे, वो डिफाइन हो जाते हैं। उनका पता चल जाता है कब, जब बच्ची का जन्म होता है। यानी किसमें, प्राथमिक oocytes में रुक जाते हैं आके। कौन, जो हमारे पास में अंडजनन कोशिका है। यानी कितने ओवम बनेंगे वो डिसाइड हो चुके हैं कब, जब बच्ची का जन्म होता है उससे पहले ही, यानी प्राथमिक oocyte। ये एक प्रकार की असतत प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि असतत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जो अंडजनन का कार्य है ना, वो मादा के, जो बच्ची है वो अपनी माता के गर्भकाल में ही उसका विकास होने लग जाता है। और जो ये प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, जब जो एग बनता है उस एग को शुक्राणु का सलीन होता है, शुक्राणु मिलता है, शुक्राणु भेजता है, तब यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है। कौन सी, अंडजनन की पूरी। तो मतलब बन कहाँ पे रहा है, बन गर्भ में ही रहा है, यानी कहाँ पे, यूट्रस में है। जब बच्ची पेट में है तब ही अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसका समापन कब होता है, जब इस अंडाणु को क्या मिलते हैं, शुक्राणु मिलते हैं, तब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यह लगातार ये बीच में गैप हो जाता है, इसलिए कौन सी है, ऐसा प्रक्रिया है। मतलब अगर बात करें तो इसका प्रारंभ तो कहाँ हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। और समापन कहाँ पे होता है, अगर अपन बात करें समापन की, इस प्रक्रिया में समापन कहाँ पे होता है, जब क्या मिलता है, एग सेल को क्या मिलता है, स्पर्म या शुक्राणु मिलता है।
तब यह क्रिया क्या होती है, समापन होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अंडजनन एक प्रकार की असतत प्रक्रिया है, क्योंकि इसका प्रारंभ कब होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है। यह मैंने आपको जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था। और कौन सी अवस्था में रहती है, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में रुकी रहती है, प्राथमिक oocyte वो रुकी रहती है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइडिंग अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइडिंग अवस्था में वो अपन पढ़ेंगे ना, चक्र साइकिल पढ़ेंगे, जो oogenesis है ये क्रिया पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। प्रारंभ हो रहा है भ्रूणीय अवस्था में, समापन हो रहा है एक सेल जब इसको शुक्राणु मिल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो वहां पे अगर अपन नरजनन की बात करें तो नरजनन तंत्र में थी नरजनन कोशिका, और यहाँ पे है मादा जनन कोशिका। कौन सी है, मादा जनन कोशिका। तो अगर बात करें वो 2n थी तो ये भी 2n है। कौन सी है, 2n है। यहाँ पे बना देता हूँ 2n है। ये हो कब रहा है, इसमें फर्स्ट अवस्था होगी और फिर ये बनेगी 2n, इसमें सेकंड अवस्था होगी, ये बनेगी 2n। ठीक है, ये है फर्स्ट अवस्था, इसे अपन बोलते हैं गुणन की अवस्था, गुणन अवस्था। और ये सेकंड है, इसे बोलते हैं वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था के समान होगा, समसूत्री होगा। इसमें गुणन करेगी, गुणन करने के बाद में अपने पास में 2n कोशिका बनाएगी, और 2n के बाद में हमारे पास में क्या करेगी, इन कोशिकाओं में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी 2n कोशिका ही बनेगी, क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट नहीं हो रहा है। फिर अगर बात करें, इसको बोल रहे हैं हम oogonia, oogonia, और इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी oocyte, यानी प्राथमिक अंडजनन कोशिका, अंड कोशिका इसको बोलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। और हमारे पास में ये है oogonia। oogonia के बाद में अगर बात करें, इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे होगा बेटा मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बारे में आपको पता है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, एन कोशिका बन जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एन कोशिका बनेगी। मतलब जो द्विगुणित है वो अगुणित कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी। और ये हमारे पास में है पहली ध्रुवीय काय। ये कौन सी है, पहली ध्रुवीय काय कोशिका है। ये क्या है, पहली ध्रुवीय काय। अपने पास में ये क्या है, ये क्या बनेगी, अपने पास में द्वितीयक या सेकेंडरी, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, द्वितीयक अंडकोशिका है, इसमें मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड क्या है, सेम टू सेम, मियोसिस सेकंड क्या है, सेम टू सेम क्या है, यह है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन है एक प्रकार का। मियोसिस सेकंड क्या है, माइटोसिस है एक प्रकार का। कमी कहाँ पे हो रही थी, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अगर समझ में नहीं आ रहा है मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड क्या है, तो सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस आप देखिए, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि जो मियोसिस होता है उसी प्रकार से क्या होता है, माइटोसिस होता है उसी प्रकार से मियोसिस सेकंड होता है। और अपने पास में ये क्या बन जाएगी, अंड कोशिका। और ये क्या है, दूसरी ध्रुवीय काय। ये है ध्रुवीय काय, मतलब वहां पे शुक्राणु कितने बन रहे थे, नरजनन तंत्र था, वहां पे शुक्राणु कितने बन रहे थे, 2 शुक्राणु बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे कितने अंड बन रहे हैं, अंड कोशिका बन रही है, सिर्फ एक अंड कोशिका बन रही है। मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक, नरजनन कोशिका से लेके प्राइमरी oocyte तक यहाँ पे क्या होता है, ब्रीथ तक ये रुकी रहती है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइडिन अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइडिन अवस्था में रुकी रहती है जन्म तक। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, जैसे ही किशोर अवस्था आ जाती है, तो यह द्वितीयक अंड कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। और मियोसिस फर्स्ट के द्वारा
किस में रुकी रहती है, फिर ये रुकी रहती है मेटाफेज में, मेटाफेज में ये रुकी रहती है मेटाफेज में। और जब इसको शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, कब, जब इसको शुक्राणु मिल जाता है तो अंड में बदल जाती है। जब इसको क्या मिलता है, शुक्राणु मिल जाता है तो ये किस में बदल जाती है, अंड कोशिका में बदल जाती है। और ये अपने पास में अंडाणु, किसमें, अंड कोशिका या अंडाणु में बदल जाती है। और ये अपने पास में है सेकंड ध्रुवीयकाय। कौन सी है, सेकंड ध्रुवीयकाय। हाँ, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पहले क्या था कि जो मादा जनन कोशिका है 2n है, इसमें गुणन होगा समसूत्री कोशिका विभाजन के समान, वो बनाएगी अपने पास में उगोनिया। उगोनिया के बाद में वृद्धि होगी, उगोनिया में वृद्धि होगी तो प्राइमरी oocyte बनाएगी। प्राइमरी oocyte तक कौन सी अवस्था में रुकी रहती है, डिप्लोटिन अवस्था में रुकी रहती है। और यह अवस्था कौन सी होती है, भ्रूणीय अवस्था। अवस्था भी बता दूं आपको, भ्रूणीय अवस्था में रुकी रहती है। फिर अगर बात करें, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये जो 2n कोशिका है द्विगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका में कन्वर्ट होगी और पहली ध्रुवीयकाय का निर्माण होगा। फिर और एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, यानी द्वितीयक अंड कोशिका बनेगी। द्वितीयक अंड कोशिका में मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड होने से दूसरी ध्रुवीयकाय बनेगी और इसको अगर शुक्राणु मिल जाएगा तो क्या बन जाएगी, अपने पास में अंडाणु बन जाएगी। और जो सेकेंडरी oocyte है ये फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ये क्रिया किस कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। यानी पहली जो ध्रुवीयकाय बनती है वो कहाँ पे बनती है, अंडाशय में बनती है, ओवेरी में बनती है। और जो दूसरी ध्रुवीयकाय है वो कहाँ पे बनती है, फेलोपियन ट्यूब में बनती है। कहाँ पे बनती है, फेलोपियन ट्यूब में बनती है। फिर अगर बात करें, ये रुकी कहाँ पे रहती है, मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज अवस्था में रुकी रहती है। अगर इसको शुक्राणु मिल जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अंडाणु में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने बताया है oogenesis, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होगा अंड जनन में आपको पहले इसमें बताया मैंने, अंड जनन oogenesis है। इसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया, जो प्राइमरी oocyte है जन्म के बाद, ये पॉइंट आपने नोटिस किया कि नहीं किया, जन्म के बाद कोई उगोनिया का निर्माण नहीं होता, कोई उगोनिया का निर्माण नहीं होगा, ये आपको पता होगा, क्योंकि जन्म से पहले ही बन जाती है कौन, उगोनिया। फिर एक चीज और नोटिस की होगी, क्या, जो पहली ध्रुवीयकाय है, यह मैंने आपको बताया भी था, जो पहली ध्रुवीयकाय है वो कहाँ पे बन रही है, अंडाशय में। कहाँ पे बन रही है, अंडाशय में। और जो दूसरी ध्रुवीयकाय है वो कहाँ पे बन रही है, फेलोपियन ट्यूब में या फेलोपियन नलिका में यह बन रही है। फिर अगर बात करें प्राइमरी oocyte की, बात करें तो प्राइमरी oocyte कहाँ से, जन्म से लेकर, प्राइमरी oocyte कहाँ कब तक रहती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक रहती है। जन्म से लेकर प्यूबर्टी या किशोरावस्था तक जो उगोनिया है, उगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक प्राइमरी oocyte में रहती है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है बच्ची में, किशोरावस्था आती है, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, सेकेंडरी oocyte में चली जाएगी। और सेकेंडरी oocyte को जैसे ही इसको क्या मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा तो अंडाणु का निर्माण कर लेगी। तो प्राइमरी oocyte में कब तक रुकी रहती है, वो रुकी रहती है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। कौन सी अवस्था में, डिप्लोटिन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, डिप्लोटिन अवस्था में। और फिर हमारे पास में जो मियोसिस सेकेंड होगा तब रुकी रहेगी, वो रहेगी मेटाफेज अवस्था में, तब रहेगी मेटाफेज अवस्था में। और ये मैं बता दूं, प्राइमरी oocyte 2n होगी और उगोनिया है वो भी 2n होगा। लेकिन जो अंड कोशिका बनेगी, अंडाणु बनेगा, लास्ट में फाइनल अंडाणु बनेगा, वो क्या होगा, n होगा। और इसमें जैसे ही शुक्राणु मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा,
2n, और ये एक नई कोशिका बन जाएगी जो कि एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, जो कि एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। इतना आपको पता चल गया होगा। अब इसका थोड़ा बहुत डायग्राम देखेंगे, फिर अपना जो ये अंड जनन है वो कंप्लीट हो जाएगा, अंड जनन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल है और पार्चुरेशन है, लैक्टेशन है, ये जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। तो अंड जनन में इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक देख रहे हैं डायग्राम, डायग्राम आप समझ लेना ध्यान से। डायग्राम बनेगा अपन से ऐसे ही, लेकिन समझा दूंगा मैं ठीक ठाक, तो आप देख लेना डायग्राम, क्योंकि बनता अपन से ऐसे ही है थोड़ा। तो मैं बता दूं आपके पास में पहले क्या थी 2n के, हाँ तो बीच में क्लास बंद होने के कारण ये डायग्राम पूरा बन गया, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्लास बंद हो चुकी थी बीच में, और क्लास बंद ये देखो टेक्निकल इश्यू है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, डायग्राम अब बनाना तो संभव है नहीं, देखो फिर से अब डायग्राम बनाऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा, तो आधा घंटा जाएगा, मेरा भी जाएगा और आपका भी जाएगा। तो मैं बता दूं क्या कि अपने पास में क्या होती है 2n होती है, जिसे अपन बोल रहे हैं प्राथमिक ऊसाइट। शायद इतना तो आपको समझ में आ गया था, मैंने बीच से कहाँ तक बता दिया ये मेरे को खुद को नहीं पता था ना। जन्म के समय हमारे पास में होती है प्राइमरी ऊसाइट में, ये ग्रेनुलोसा सेल में कन्वर्ट होती है, ग्रेनुलोसा सेल में कन्वर्ट होती है ना, ग्रेनुलोसा सेल में कन्वर्ट होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक ऊसाइट। फिर अपने पास में यह होती है, अपने पास में पुट्टिके, इनका विकास होता है, द्वितीयक पुट्टिक बनता है, और इसके जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं थेका। क्या बोलते हैं? थेका। फिर इसका विकास होता है, तृतीयक पुट्टिका बनती है, तृतीयक पुटक बनता है, और जो ये अपने पास में मैंने ये क्रॉस वाले निशान दर्शाए हैं, ये बनती है एंट्रनम गुहा। एंट्रनम गुहा के बाद में अगर ये 2n है, 2n से बाहर वाला है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा के, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं थीका इंटरना, और थीका इंटरना है, अच्छा थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं थीका इंटरना। और जो अपने पास में मैंने ये बताया, ये पार्ट कौन सा है? कोरोना रेडिएटा। अब देखो इनका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, किसका, जैसे जोना पेलिसुडा है, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, कोरोना रेडिएटा है, इनका काम है वो मैं अभी तो बता नहीं सकता, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। फिर इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो अपने पास में क्या बनाएगी? ग्राफियन पुट्टिका बन जाएगी, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगी। सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगी तो अपने पास में ये छेद होता है जिसे बोलते हैं क्यूमिनोफोरस। क्या बोलते हैं? क्यूमिनोफोरस। और अपने पास में ये जो पार्ट है, कौन सा? ये वाला पार्ट है वो है जोना पेलिसुडा। किसका पार्ट है? जोना पेलिसुडा। और ये जो क्रिया होती कहाँ पे है? अंडाशय में होती है। कहाँ पे होती है? अंडाशय में होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया तो आगे चले। अब देखो यहाँ तक मैं आपको बता रहा था क्या कि अपने पास में जो मादा जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, मादा जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक मैंने आपको वो पढ़ाया क्या? नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र में कोई साइकिल नहीं होता, नरजनन तंत्र मैंने आपको पढ़ाया उतना कंप्लीट हो चुका है। मादा जनन तंत्र अगर अपन देखते हैं अपेक्षाकृत यानी तुलनात्मक अध्ययन करें तो आज अपन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ही टच करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको बोलते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल आज अपन पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, बाकी और आगे बताते रहेंगे। जो ये मैंने पीछे बताया है वही है, इसमें कोई वो अलग चीज़ नहीं है। आज अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आर्तव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होता किन में है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किन में है वो अब मैं बता दूं, मादा प्राइमेट्स में। किसमें? मादा प्राइमेट्स में। और मादा प्राइमेट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? मादा प्राइमेट्स में कौन आते हैं? मानव और बंदर। मानव और बंदर, तभी तो बंदर अपने पूर्वज हैं। क्या है? पूर्वज है। ये है कैसे? इकोलॉजी में अपन पूरा पढ़ेंगे। तो मादा प्राइमेट्स में कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऊपर की बातें बताऊंगा, इनमें की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। देखो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रकार का क्या है? लैंगिक चक्र है।
क्या है, लैंगिक चक्र है। होता किन में है, मादा प्राइमेट्स में होता है। लैंगिक चक्र है। आर्तव चक्र का प्रारंभ यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ क्या कहलाता है, रजोदर्शन। रजोदर्शन, रजोदर्शन। और इसका समापन क्या कहलाता है, समापन कब होगा, जब 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच में कभी भी समापन हो सकता है किसका, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तब इसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज। मेनोपॉज बोलते मेनार्के, क्या बोलते हैं, मेनार्के। रजोदर्शन को अपन बोलते हैं मेनार्के। प्रारंभ होगा, और ये प्रारंभ होगा कब, प्रारंभ होगा ये होगा प्यूबर्टी के समय। प्यूबर्टी के समय होगा। कौन, प्रारंभ, आर्तव चक्र का प्रारंभ कब होगा, प्यूबर्टी के समय होगा। यानी प्यूबर्टी कब आती है, 12 से 14 वर्ष की आयु में आ जाती है। तो इसको अपन जैसे ही फर्स्ट बार होगा इसको बोलेंगे अपन रजोदर्शन या मेनार्के, और ये समापन होगा 45 से 55 वर्ष की उम्र में, इसे अपन बोलेंगे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस साइकिल की बात करें, औसतन अवधि कितनी रहती है, औसतन अवधि कितनी रहती है, ये डिस्टर्ब हो सकती है स्ट्रेस के कारण, और अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। तो औसतन अवधि कितनी होती है इनकी, 28 से 29 स्टेज की होती है। इनमें 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक तो होती है तो ब्लीडिंग अवस्था, फिर दूसरी अवस्था होती है, वो अवस्था होती है फोलिकुलर अवस्था, फिर होती है ओव्यूलेशन अवस्था। ओव्यूलेशन के बाद में 4th अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, इस तरह की अवस्था। देखो, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है इसका कारण कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो इसका कारण होता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन नियमन कौन करता है, नियमन कौन करता है, एस्ट्रोजन इसका नियमन करता है। किसका, एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तव चक्र है, इसका नियमन कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। और इसका कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर घट जाता है। इसके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। होता किन में है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मादा प्राइमेट्स में होता है। मादा प्राइमेट्स में जो आते हैं अपने पास में, मानव और बंदर आते हैं। बंदर अपने पूर्वज हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है, एक प्रकार का सेक्सुअल साइकिल है, लैंगिक चक्र है। औसतन अवधि होती है 28 से 29 दिन की। आर्तव चक्र का प्रारंभ क्या कहलाता है, रजोदर्शन। होता कब है, प्यूबर्टी के समय 12 से 14 वर्ष के बीच में बालिका में होता है रजोदर्शन, इसको बोलते हैं रजोदर्शन। इंग्लिश में बात करें तो मेनार्के। अगर समापन होता है मादा में 45 से 55 वर्ष की उम्र में, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। कारण इसका क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। और नियमन कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन नियमन करता है। इसकी 4 अवस्थाएं मैंने बताई, कौन कौन सी। पहली होती है ब्लीडिंग अवस्था, ये ब्लीडिंग फेज। दूसरी अवस्था अपने पास में होती है, वो होती है कौन सी अवस्था होती है, फोलिकुलर यानी पुट्टी की अवस्था। और जो तीसरी अवस्था होती है उसे अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की अवस्था। और जो चौथी अवस्था होती है उसे बोलते हैं लैक्टिवल फेज या फिर बोलते हैं स्त्रावी अवस्था। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, और आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें। आपको बताया क्या कि जो अपना नीट का जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी घट चुका है। जो टॉपिक घटे हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है और अपन रिस्क नहीं लेंगे। हाँ ये है, जो टॉपिक 20 घंटे के थे, 20 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो रहे थे, वो मैं 5 घंटे में या 7 घंटे में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको पढ़ाऊँगा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि जो अपन पढ़ते नहीं है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये तो नीट है, और नीट में मेरे को लग रहा है चांस कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो कि
जो रिड्यूस हुआ अपने पास में सिलेबस हटा है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। और आप देख लेना, और जो मैं बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ ये आपको सिलेबस जो हटा है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ नहीं रहा। तो ऐसा अपन रिस्क नहीं लेंगे, टाइम कम देंगे, लेकिन पढ़ेंगे अपन पूरा। जो पुराना सिलेबस था अपने पास में 2023 का सिलेबस था, वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा। 2024 वाला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पुराना वाला सिलेबस था वो पूरा लेने सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी का नया वाला तो करेंगे ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, कहने की ज़रूरत ना पड़े। और जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए, कम्युनिटी बढ़ाइए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।